नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। करंट अफेयर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टैटिक आप लोग पढ़ रहे होंगे और सबसे ज़रूरी रिविजन कर रहे होंगे। ओके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सविस्ता, मानव, वैजनाथ, धीरेन्द्र। सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। ओके, तो शुरुआत कर सकते हैं हम आज के इस क्लास के आज के सेशन की। चलिए। आज है 29 दिसंबर, दिन है सोमवार और ये है आपका आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, जिस ग्रुप का नाम है तथास्तु डेली न्यूज़ एनालिसिस। इस ग्रुप पे आपको आज की पीडीएफ के साथ साथ हमारी पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, संस्कृति, साक्षी, गौरव, इल्मा, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। सभी लोग जुट जाइए फटाफट। आकृति, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है। ओके, ध्यान देना ज़रा, चल क्या रहा है कि आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो पूरे प्रोग्राम चलता है उसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो उस मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2025 के हमारे जितने भी अचीवमेंट्स थे, ठीक है, उन सब के बारे में एक समझ लो कि एक पूरे रिवीजन के तौर पे आपको पूरा यहाँ पर ये एडिटोरियल दे दिया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ जो है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन के तौर पर भी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ज़्यादातर बातों को हमने हमारे अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं हमारे 25 वाली की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ रहेगी आपकी, ये न्यूज़ आपको रहेगी रिवीजन पर्पज़ से। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो घबराना नहीं, ये बहुत अच्छा मौका मिला है वापस से चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज करने का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आज टॉपिक के माध्यम से हम चीज़ों को एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देखेंगे। ठीक है, कि भाई बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे क्या रहे इस बार 2025 के। ठीक है, अखिलेश, इमरान, कनिका, मोहम्मद, DRX, ओके, पूजा, नितिन, भूरे, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। चलिए, तो पहली न्यूज़ तो ये रही हमारे सामने। ठीक है, दूसरी न्यूज़ है वो क्या बता रही है आपको, ग्रैंड विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आपको एडिटोरियल दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एडिटोरियल ये आया है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के ने भी अपने कुछ डेटा जो है इस एडिटोरियल में दिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर ये पूरा एडिटोरियल है जिसे हम देखेंगे। ठीक है, शशि थरूर जी के द्वारा इसको लिखा। ओके, तीसरी न्यूज़ जो है वो किसको लेकर है, तो भारत और ईरान के मध्य संबंधों को लेकर इसमें बताया गया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि लिंक्ड सिविलाइजेशंस एंड अ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो दो देशों के मध्य पुरानी सभ्यता के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं आज की जो चीज़ों को लेकर, ठीक है, वो दो देश अपने आप को किस तरीके से क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये तीसरी न्यूज़ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चबहार पोर्ट आदि सब के बारे में हम देखेंगे, इसमें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी मतलब बताया गया है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तीन न्यूज़ हैं प्रीलिम्स एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट तो हैं, मेंस एस्पेक्ट से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्लियर है, सबको बात आ गई समझ में। मैम सैटरडे वाला क्लास क्यों नहीं हुआ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था क्या? ओके, एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। ओके, कुछ काम आ गया था मुझे, इसलिए वो सैटरडे को जो 3 बजे क्लास होनी थी वो क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तब नहीं हो पाई तो ये क्लास होगी ही नहीं क्या। ठीक है, क्लास हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम थर्सडे से पहले पहले कर लें। ठीक है, कल परसों तक मैं आपकी वो क्लास कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि सैटरडे को फिर हमारा जो शेड्यूल है वो बना रहेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो चीज़ें छूट गई हैं वो जिम्मेदारी मेरी है पूरा कराने की, तो मैं अपनी तरफ से उन चीज़ों को पूरा करूँगी। ठीक है, ओके, लव कुमार, विशाल और गुलाम, चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, आगे बढ़े, अब हम देखें
शुरुआत करें पहले टॉपिक के साथ, यानी कि पहला टॉपिक रिवीजन को लेकर है ना, ये आपका न्यूज़ इंडेक्स रहा। चलो ध्यान दो जरा क्या चल रहा है। पहला टॉपिक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया भारत को बहुत उम्मीद से देख रही है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कहीं ना कहीं, ठीक है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी के माध्यम से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन चुके हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है वो है क्या बनने का, विश्व गुरु, है ना। अब उस विश्व गुरु बनने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ को आगे बढ़ाने की। तो हम आगे बढ़ाने की ना, मतलब जो लास्ट हमने एडिटोरियल देखा उसमें देखा था कि हम विश्व गुरु की जगह हम विश्व मित्र बनने का धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। इस वाले एडिटोरियल पे चलने से पहले, न्यूज़ पे चलने से पहले, हमने 2-3 दिन पहले ऐसे ही एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि इस पूरे साल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो संबंध क्या रहे हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि भाई चाहे हम बात करें भारत और पाकिस्तान के मध्य जितने भी तनाव हुए थे उस चीज़ को लेकर, आज भी कहीं ना कहीं उसके बारे में 1-2 पॉइंट है। ठीक है, और हमारे पड़ोसी जो देश हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर क्या परिस्थिति रही है ये भी हमने देखा। साथ ही साथ अमेरिका के साथ हमारे संबंध, और लास्ट में हमने देखा था भारत और रशिया के मध्य जो मीटिंग हुई थी उसके आउटकम। ठीक है, हाँ जी, अभी क्लास शुरू हुई है। तो यानी कि अभी तक इससे पिछला वाला जो एडिटोरियल था वो था इंटरनेशनल स्तर पर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वही 2025 के जितने भी अचीवमेंट्स हैं घरेलू स्तर पर। ठीक है, कि हमने 2025 हमारा साल कैसा निकला, हमने क्या क्या अचीवमेंट जो हैं कहीं ना कहीं इस साल में प्राप्त किए। ठीक है, अब ध्यान दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरी दुनिया आज भारत को उम्मीद की नज़र से देख रही है। ये साल 2025 भारत के लिए गर्व का साल रहा और देश हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि वे देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। ओके, यानी कि अच्छा तो रहा ही है, साथ ही साथ एक अंदेशा जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का दिया है कि जो युवा हैं उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है भारत के ये समझ लो कि विकास में, भारत के निर्माण में, हर चीज में। ठीक है, ओके अब चलो, पहला पॉइंट ये आता है कि क्यों खास रहा 2025 भारत के लिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल, विज्ञान, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने कहा है कि दुनिया की उपलब्धि की वजह से देश 2026 की ओर जो है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो एक कंक्लूड अपनी बात कह दी कि हाँ भाई समझ में आ गया कि इतना सब कुछ हमने 25 में किया इन क्षेत्रों में। अब हम इन सभी क्षेत्रों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और गर्व की, तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, दोनों देशों के मध्य जो है भारत ने अपनी सुरक्षा का प्रदर्शन किया। ठीक है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर में समझ में आया कि हाँ भाई रक्षा पर जो खर्चा है, ठीक है, जो किया है, साथ ही साथ हमने जितने भी समझौते किए थे रक्षा से संबंधित, वो समझौते जो है कहीं ना कहीं बहुत सूझबूझ के साथ, कूटनीति के साथ किए थे, ताकि आगे जाकर कहीं ना कहीं चाहे वो S-400 हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो, आदि जो भी चीज़ें हों, ठीक है, इन्होंने सबने बहुत अच्छा अपना काम किया। साथ ही साथ जो सेना है, ठीक है, जो रक्षा बनाए रखने में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से शक्ति का प्रदर्शन किया है। ओके, अंत में आकर दोनों देशों के मध्य सुलह हो गई। वो बात यहाँ हुई कि चलो ठीक है, मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा आगे नहीं चला। नहीं तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा है कि जब दो देश बहुत समय से लड़ रहे हैं तो सिर्फ नुकसान ही हमने ज़्यादातर परिणाम हमारे सामने आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सुनने को मिला है हमें कि दो देश लड़ रहे हैं, दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है थोड़ा सा तनाव बढ़ गया, इस तरह की परिस्थिति हो गई। ठीक है, पर लेकिन अंत में हमने कहीं ना कहीं देखा कि चीज़ें निपट चुकी हैं। ठीक है, ओके, और क्या हुआ, इससे दुनिया को संदेश गया कि भारत अपनी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं कर सकता, और वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने का गर्व का भी विषय बताया। ठीक है, ये वाली जो बात है ऑपरेशन सिंदूर वाला तो चलो ठीक है, ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ये एडिटोरियल में आप लोगों को 2 बार डिस्कस करवा चुकी हूँ। ठीक है, हम पढ़ चुके इसके बारे में, किसने लिखा है, पहली बार कब और कहाँ, किस अधिवेशन में इसको गाया गया था, याद है आप लोगों को, सभी लोगों को ये चीज़? क्यों भाई, ये सृष्टि, विशाल, इमरान, ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर
हमने कहीं ना कहीं इसे डिटेल में डिस्कस किया था। अब मन की बात में अगर ये बात आई है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो एक बार पुरानी PDF निकालना और एक बार इसको वापस क्या करना, रिवीजन करना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं खेल जगत की ओर, यानी कि खेल जगत की बड़ी उपलब्धियों में हमने क्या किया है, तो जाहिर सी बात है ICC चैंपियनशिप जीती, ठीक है, पुरुषों की। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता हमने, ठीक है। कलकत्ता कांग्रेस सेशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बंकिम चंद्र चटर्जी जी। एशिया कप T20 और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, ये सारी जो कहीं ना कहीं ट्रॉफीज हैं ये हमने जीती इस बार, है ना। और उसके माध्यम से हमने देखा कि खेल जगत में भी हमने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है ना। साथ ही साथ हम अब और चीज़ कौन सी देख पा रहे हैं कि अब निगेटिव थोड़ा सा ये भी है ना, अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था कि डोपिंग के मामले, है ना, अगर खेल की बात चल रही है तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डोपिंग के मामले में, ठीक है, अगर हम कहें परसेंटेज बेस पर, ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है, पहला है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें परीक्षण के मामले में, तो परीक्षण के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे सामने डोपिंग को लेकर, जो भारतीय छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव ही देखना अभी तो फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इससे साबित हो रहा है कि भारत में खेल विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है, अच्छा है सब कुछ। देखो मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि पॉजिटिव के साथ साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता ही है, ठीक है, और यही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, राइट। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव देखा कि भाई इतने सारे वर्ल्ड कप हम लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ ये देखा हमने कि विश्व स्तर पर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर लेकिन कुछ अराजक तत्व या फिर ये समझ लो कुछ ऐसे बिंदु जो हमारे सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं छवि को खराब कर सकते हैं, जिस पर अगर समय रहते काम नहीं किया गया तो बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाला जो टॉपिक जो हमने इस पूरे साल में कम से कम 5 से 6 बार डिस्कस किया होगा, वो क्या है, हमारे शुभांशु शुक्ला जी तो पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचे। भाई ये याद है सभी लोगों को, ठीक है, ये एक बार रिवीजन करवा दिया जाए इस वाले पूरे मिशन का। चलिए, वैसे तो आप लोगों को याद होगा, बहुत होशियार हो आप सभी लोग, पर लेकिन एक बार मेरी संतुष्टि के लिए समझ लो, एक बार मुझे बता दो कि हाँ ये आपको अभी तक याद है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस चीज़ को लेकर, शुभांशु शुक्ला जी की उपलब्धि को लेकर, ठीक है। ओके, चलो इसके ये जो पूरा का पूरा मिशन था उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार। फुल याद है? हाँ, करो रिवीजन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, इस तरीके के कमेंट आपने देना शुरू किया है उससे तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ओके, शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए, ठीक है, तो पहली बात आती है कि किस मिशन के तहत गए। किस मिशन के तहत का मतलब है कि उस मिशन का नाम क्या है, ठीक है, पहली बात तो। ओके, किस देश की सहायता के साथ भेजा गया, यानी कि भारत, और मैं कहूँ कि वो कौन सा देश था जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मिशन को जो है अंजाम दिया, ठीक है। हाँ हाँ, करवा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। ओके, जो पूरा पूरा यान था, ठीक है, उस यान का नाम क्या है, साथ ही साथ जो रॉकेट था जिस रॉकेट के माध्यम से गए उसका नाम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। आपको लास्ट में ये बोलना है कि मतलब जस्ट मुझे एक लाइन समझा देना, एक दो पॉइंट बता दोगे तो भी चल जाएगा, मैं समझ जाऊंगी, हाँ भाई आप लोगों को पता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ISS, ये क्या होता है ना। ओके, और 2-3 चीजें हैं जो तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पहले भारतीय है ना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, है ना, साथ ही साथ और अंतरिक्ष में जाने वाले, चलो ये वाला प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दे देंगे, ठीक है, और मैं कहूं अंतरिक्ष में जाने वाले
पहले भारतीय, ठीक है। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और मुझे आप लोग बताएंगे कि इस पूरे मिशन में, ठीक है, किन किन देशों के जो लोग थे वो शामिल थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे लग रहा है कि इस आधार पर आप लोगों का ठीक ठाक रिवीजन हो सकता है ना? चलो, तैयार है सभी लोग? शुरू करें। सरल सरल सवालों के उत्तर दे रहे हो, है ना? हाँ भाई, चलो ठीक है, अब ध्यान दो। सबसे पहले हम बात करें तो ये मिशन के तहत क्या नाम था, तो जाहिर सी बात है ये था एक्सियोम मिशन, ठीक है। मिशन का नाम तो ये था, किस देश की सहायता, तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे तो अमेरिका प्लस भारत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब अमेरिका की साइड से नासा प्लस स्पेस एक्स, है ना, ये दोनों चीजें शामिल थी। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, कहाँ थे हम? यान और रॉकेट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो रॉकेट नेम फॉल्कन, ठीक है, और जिस यान में गए थे, मतलब जिस पूरा का पूरा जो स्पेस एक्स का था उसको हम क्या कह रहे हैं, तो देखो कैप्सूल नाम से था प्लस फॉल्कन 9, ठीक है। क्लियर है सबको, बात आ गई समझ में? कैप्सूल ड्रैगन और फॉल्कन 9, चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सभी आप लोग उत्तर दे ही रहे हो इसका, राकेश शर्मा, ठीक है। और आईएसएस क्या है, ये आप लोगों में से किसी ने उत्तर दिया है क्या अभी तक? अगर नहीं दिया है तो बताओ भाई एक बार, ये होता क्या है, क्या है ये आईएसएस? पोलैंड, भारत और हंगरी, वेरी गुड। माइक्रोग्रेविटी परीक्षण, वेरी गुड गौरव, ठीक है। चलो वेरी नाइस। मिशन में किन किन देशों के लोग, तो पोलैंड, भारत और हंगरी, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक चीज़ बताना जरा मुझे, इस पूरे मिशन की जो मतलब इस जिन जिन लोग शामिल थे उनमें जो लीडर थे, ठीक है, वो महिला थी या पुरुष था, कोई मुझे बता सकता है? इंडियन स्पेस स्टेशन, अब चलो यहाँ पर देखो जरा, आईएसएस बेसिकली होता क्या है, तो हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में एक ऐसा स्टेशन है ये, ठीक है, वहाँ पर व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, रुक सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ भविष्य में, है ना, कौन कौन सी चुनौतियाँ अंतरिक्ष में आ सकती हैं, उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे मैंने क्या समझ लो कि एक ऐसा कक्ष है पूरा जहाँ पर आप रह सकते हो, देख सकते हो, लेडी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पुरुष कौन बोल रहा है ये? तो ये है हमारा आईएसएस, है ना। कुछ छूट रहा है क्या और अपना इसमें? चलो, तो ये है पूरा हमारा एक्सोम मिशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। आईएसएस एक स्पेस स्टेशन है जहाँ पर लोग अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल से सीधी सी बात, भाई मेल नहीं थी, फीमेल थी, ठीक है। और अगर नहीं हो तो एक बार श्रवण शुक्ला पायलट थे और एक कहीं ना कहीं जो थी वो कहीं ना कहीं महिला थी, वो जो है इसमें अध्यक्षता कर रही थी इस पूरे ग्रुप की, ठीक है। पैगी विटसन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया अजीत, पैगी विटसन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक रिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पर्यावरण संरक्षण की हम बात करें तो चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 30 हो गई है। आप लोगों का ये सवाल था, नंबर बता दो, नंबर बता दो, तो ये है हमारे सामने कि चीतों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कितनी हो गई है? 30 से अधिक हो गई है। अभी टोटल नंबर की हम बात करेंगे तो एक बार और देख लेंगे, अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। ये वन्य जीव संरक्षण की सफलता को क्या करता है, ये दिखाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? 634वें बैच नंबर, अरे इतना बस भाई, ठीक है।
तो ये पर्यावरण संरक्षण में हमने एक उपलब्धि हासिल की। संस्कृति, आस्था और विरासत की बात करें तो इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया इस बार। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण अभी कुछ समय पहले हुआ और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की भावना और इन सब ने देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान तो दे ही रहे हैं कि अब हमें आत्मनिर्भर की ओर ज़्यादा पुश करना है अपने आप को, तो उस माध्यम से हम धीरे धीरे आगे भी चल रहे हैं। युवाओं की भूमिका और असर, ये देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है और युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म है। तो दो चीज़ें हैं, अब ध्यान देना इस चीज़ को। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और दूसरा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक पहले हम देखते हैं कि यंग लीडर्स डायलॉग क्या है। ठीक है, एक तरफ और दूसरी तरफ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है इसके बारे में समझो थोड़ा सा। देखो, यंग लीडर्स बोल रहे हैं ना ये, ठीक है, तो इसको समझना जरा क्या है ये। बेसिकली जेन जी एंड जेन अल्फा, अरे भाई रुक जाओ, रूबी वेरी गुड मॉर्निंग, सुनो मेरी बात सुनो जरा, है क्या ये। बेसिकली इसमें क्या है, यंग लीडर्स में से जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि कुछ ऐसे कोई ऐसे छात्र हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं तकनीक से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र से हैं, बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो आगे कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड। ठीक है, अभी उसको छोड़ दो, अब यहाँ पर आ जाओ। अभी तक हम ISS पे अटके हुए हैं क्या, अब ध्यान दो जरा। और कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ हम कहीं कुछ ऐसे युवा हैं हमारे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में कुछ बेहतर कर सकेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिकली ये डायलॉग में क्या किया कि मान लो ये कुछ वर्ग समूह हैं जिनको बुलाया एक मंच पर, उनको बिठाया, ठीक है, और उनसे बातचीत की। ठीक है, बातचीत में क्या था, बातचीत में यही की कि भाई आगे हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में और किस तरीके से हम इनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम कौन से कदम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों को इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम क्या कर सकें, रोजगार आदि से कहीं ना कहीं भरपूर हो सकते हैं, और उनके अंदर हम इनोवेशन वाली क्षमता को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये जो बात करें यंग लीडर्स डायलॉग, डायलॉग का मतलब यही होगा कि कुछ वर्गों को हमने बुलाया, बिठाया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा वाला है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये क्या होता है कि मान लो भारत में किसी तरह की परेशानियां सामने आ रही है हमारे। परेशानी का मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि एक प्रॉब्लम है हमारे पास ट्रैफिक की, ठीक है, मैं कहूँ दूसरी तरफ दिक्कत है हमारे पास पर्यावरण संबंधित, मैं कहूँ कृषि से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। तो हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो उनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है, और हमने क्या किया, इन प्रॉब्लम्स को, एक A नाम का वर्ग है, एक B नाम का वर्ग है और C नाम का वर्ग है। ठीक है, और ये तीनों वर्ग जो है कहीं ना कहीं इनोवेशन में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, और उनसे कहा कि इन तीनों वर्गों से कि आप हमारी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी ने बोला ट्रैफिक के लिए तो रोबोट आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, कृषि के लिए तो भाई आप ड्रोन से जो है क्या करो, छिड़काव कर सकते हो। तो ये जो कुछ कुछ कदम उठाए गए हैं वो कदम इस आधार पर उठाए गए कि ताकि जो हमारे सामने परेशानी है उन परेशानियों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में परेशानी दी, परेशानी को सॉल्व किया किसके माध्यम से, तो परेशानी को सॉल्व किया इनोवेशन के माध्यम से। यानी कि इन दोनों में अंतर सिर्फ ये होगा, यहाँ पर बातचीत होगी उस परेशानी से संबंधित, और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ग्रुप को बिठाकर उन परेशानियों पर जो बातचीत करी है उन पर क्या किया जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है चर्चा होगी और यहाँ पर उस चर्चा का हम क्या लेकर आएंगे, हम उस चर्चा का परिणाम निकालेंगे कि भाई ये दिक्कत है, ओके चलो आगे बढ़ाते हैं। इस वाले में कहीं ना कहीं ये जो पहला वाला है हमारे सामने,
यंग जो लीडर्स डायलॉग वाला है, इसमें कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है बहुत सारी तरीके की, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को दूर करें, रोजगार आगे बढ़ाएं, क्या करें, ठीक है। और यहाँ पर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन के साथ साथ कहीं ना कहीं काम और रोजगार आदि ये सब तो फिर इसमें शामिल हो गई, ठीक है। दोनों में अंदर समझ में आया, सिंपल और आसान भाषा में, उम्मीद कर रही हूँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों के बारे में। तो हैकाथॉन से जुड़ी हुई जानकारी कुछ इस तरीके से है, 80 से अधिक सरकारी विभागों की और 270 से ज़्यादा समस्याओं पर क्या किया है, काम किया है। अब तक 13 लाख छात्र और 6000 संस्थान जो है वो भाग ले चुके हैं, ठीक है। मतलब सरकारी विभाग जो है वो परेशानी बताते हैं, ठीक है। अन्य अन्य तरह के जो मंत्रालय हैं वो मिलकर परेशानियां लेकर आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से हम इनको दूर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ पर्यावरण संबंधित पर्यावरण मंत्रालय, कृषि संबंधित कृषि मंत्रालय, ठीक है। और तो इस तरीके से ये जो हैकाथॉन है वो काम करता है, ध्यान रहेगा सभी लोगों को। आगे देखो, संगीत और सांस्कृतिक की हम बात करें तो IISc बेंगलोर ने एक शुरुआत किया है, क्या, जिसका नाम है गीतांजलि IISc, ठीक है। ये क्या है, एक बेसिकली एक संगीत कक्षा है जिसका उद्देश्य ये है कि ऐसे बच्चे जो टेक्नोलॉजी से इतने करीब हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं संगीत से भी जोड़ने का प्रयास करना चाह रहे हैं, ठीक है। यार बेसिकली समझ लो कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय लोक और अन्य शास्त्रीय संगीत जो सीखते हैं, या वैसे बच्चे जो एक तरफ तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी संबंधित इनोवेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये चाह रहे हैं वो हिंदुस्तानी संगीत से भी रूबरू हो, ओके। नवा हमारे सामने जो पॉइंट है वो ये है, विदेशों में भारतीय संस्कृति, यानी कि दुबई में रहने वाले कन्नड़ परिवार बच्चों को कन्नड़ भाषा सिखा रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कन्नड़ की भूमि और भाषा हमारा क्या है वो कहीं ना कहीं गर्व है, ठीक है। अब मणिपुर के जो युवा हैं इनको भी बहुत ज़्यादा सराहा है। अब इसको ध्यान रखना, मणिपुर का ही नाम उठा है, ठीक है, तो ध्यान देना। और ये प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, देखो यहीं से उठते हैं सवाल बनने के लिए, तो क्योंकि ये चर्चा का विषय है बहुत ज़्यादा। अब हम आप पेपर खंगाल लो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, इतना सब कुछ पड़ा हुआ मार्केट में, मटेरियल आपके बुक्स में है, कितना कुछ है, पर लेकिन बात यही आती है ना कि पॉसिबिलिटीज कहाँ से है, बन कहाँ से सकता है सवाल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने में संभावना वाला क्षेत्र है कि जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और उसमें से भी पर्टिकुलर क्षेत्र जिसकी हम बात करें मणिपुर की, ओके, तो मणिपुर के एक युवक हैं जिनका नाम है मोइरांग थेमसेट, ठीक है। इनने क्या किया है, दूरदराज के इलाकों में सोलर पैनल लगवाने वाला ये इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, ठीक है, खासकर स्वास्थ्य केंद्रों में। और किसके माध्यम से, तो मैं बात कर रही थी इसके बारे में, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, ठीक है। इस बार 2000 UPSC में ये वाला सवाल आया था, ठीक है ना। तो सरकार ये परिवार को 75,000 से लेकर 80,000 तक की क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है, ताकि लोग जो है अपने घर की छतों पर क्या लगा सकें, सोलर पैनल लगा सकें, ठीक है। सब्सिडी दी जाती है, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं योजना जो है काम करती है, ठीक है। 11वां पॉइंट है जिसके बारे में बात करी गई है कि एंटीबायोटिक दवाओं पर चिंता, यानी कि ICMR की रिपोर्ट में कहा है कि कई बीमारियां जैसे निमोनिया, UTI पर एंटीबायोटिक असरदार नहीं रह गई हैं। तो प्रधानमंत्री जी की सलाह है बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, वो क्या था, मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि हम रेजिस्टेंट हो चुके हैं जो हमारी एंटीबायोटिक दवाई हैं उनको लेकर, ठीक है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि भाई जैसे कि बुखार हुआ है नॉर्मल, ठीक है, एंटीबायोटिक आपने शुरू की और जो पूरा 3-4 दिन का कोर्स रहता है उसको कोर्स पूरा करने के बगैर ही आपने क्या किया, 1 या 2 दिन में आपने दवाई बंद कर दी, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है अगली बार जब आपको कुछ हल्का सर्दी खांसी जुकाम होगा, आप फिर से एंटीबायोटिक लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो दवाई जो है उस हिसाब से काम नहीं करेगी, आपको ज़्यादा डोज वाली दवाई है वो लेनी पड़ेगी और उसके बाद आप जो है अपनी बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। तो इसलिए जैसे हम मेडिकल के पास चले जाते हैं ना कि भाई हमें ये दिक्कत हो रही है हमें दवाई दे दो, नहीं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरीके की दवाई का सेवन ना करें। अगर हम किसी भी कोर्स को शुरू कर रहे हैं तो उस कोर्स को हम पूरा करें, ठीक है। चलो, तो ये थी पूरी मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने भी कुछ रिवीजन के साथ अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। चलो, तो फटाफट एक प्रश्न लगाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। शुभांशु शुक्ला ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और ये उपलब्धि भारत के निजी क्षेत्र के प्रयासों का परिणाम थी। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। टेक्निकल इशू और कुछ भी नहीं है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। ऐसे मत करो भाई, क्या कर रहे हो यार, ये देखो
मैं कम से कम इस प्रश्न को लेकर आप लोगों से 100% सही उत्तर की उम्मीद कर सकती हूँ। इतना आसान सा प्रश्न है ये। सी, बाप रे, क्यों भाई? एक बात बताना जरा, भारत की साइड से है इसरो, कोई निजी कंपनी है क्या? तो एक तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रयासों की बात करूं, ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला जी के ISS में जाने से लॉन्ग टर्म हमें फायदा ये हो सकता है कि हमारा जो गगनयान मिशन है, ठीक है, उसमें हमें ये एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ए। पता नहीं क्यों भी बोल रहे हो आप लोग। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं हम। एक भव्य दृष्टिकोण और भारत में अनुसंधान की बड़ी कमी, ठीक है। भव्य दृष्टिकोण मतलब कि सपने हमारे बहुत बड़े हैं और उसे बड़े सपनों के आधार पर हमें कहीं ना कहीं किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो हमें आवश्यकता होगी एक बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। क्लियर है? पता नहीं क्यों आप उल्टे सीधे उत्तर दे रहे हो। कंटेक्स्ट समझो, भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, विशेषकर आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर। इसके बावजूद देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गंभीर कमी ऐसी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से समझना मतलब क्या है कि किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें और ज़्यादा इनोवेशन करके उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर कहूँ अभी जो ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पहले की जो जाहिर सी बात है सहायता के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आकार है उनका, ठीक है। आगे जाके और उनमें इनोवेशन इस तरीके से हो कि भाई ड्रोन का आकार और छोटा हो गया, जो अभी आवाज़ आती है वो आवाज़ आनी कम हो जाए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है उसमें और ज़्यादा हम इनोवेशन करें, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी पर भी हम इनोवेशन पे काम करें, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो आपका एडिटोरियल है ये R&D डेफिसिट को राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता के लिए एक सबसे बड़ा अवरोध बताता है कि अगर हमें नए लक्ष्यों की प्राप्ति पर पहुंचना है तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति तक हमें कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा हमें सहयोग देना पड़ेगा R&D में, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आई? पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत की जनसंख्या दुनिया की लगभग 17.5 है, लेकिन ये वैश्विक अनुसंधान उत्पादन का केवल 3% उत्पन्न करता है, ठीक है। भारत दुनिया की जनसंख्या का कितना है? 17.5 है, और उन 17.5 में से मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जो अपने दिमाग का प्रयोग करके इनोवेशन कर पा रहे हैं। यह असंतुलन भारत की R&D क्षमता में कमी को दर्शाता है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी हम क्यों इतना कम है इनोवेशन में, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब ध्यान दो, पेटेंट दाखिल करने में तो भारत ने वृद्धि देखी है, ठीक है। पेटेंट का मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी मतलब कहूँ कि अगर मैंने ये पेन बनाया है, ठीक है, और ये पेन ऐसा है कि मान लो जैसे वो शाकालाका बूम बूम वाली जो पेन थी, ठीक है, ये कुछ भी लिखेगी और वो चीज़ें जो है अस्तित्व में आ जाएंगी। मान लो ऐसा एक पेन मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैंने ये विशेष पेन बनाया है वो कोई और प्रयोग ना कर पाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने इस इनोवेशन को अपने नाम पे मैंने पेटेंट करा लिया। क्यों? ताकि अगर इस इनोवेशन को कोई और अगर प्रयोग करेगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, ओके, क्योंकि पहले से मेरे नाम पर ये पेटेंट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि पेटेंट, यानी कि अब इस इनोवेशन पे मेरा कानूनी अधिकार है। तो पेटेंट तो इतने दाखिल कराने की संख्या में तो वृद्धि हुई है, पर वैश्विक स्तर पर इसका हिस्सा अभी भी क्या है? कम है, 1.8% है। और ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं इस पेटेंट की आवश्यकता है, साथ ही साथ और ज़्यादा इनोवेशन की आवश्यकता है। अभी इस मामले में सबसे ज़्यादा अमेरिका जो है आगे है। R&D खर्च की हम बात करें तो GDP के अनुमानों में तो भारत में 0.6 या 0.7% के बीच ही है, जबकि चीन जो है 2.4 और अमेरिका 3.5 और इजराइल तक 5.4% के आसपास पैसा खर्च करते हैं R&D पर, और हम कितना कर रहे हैं? 0.6 0.7%, ठीक है, बहुत कम है। उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि एक ही कंपनी जैसे कि हुएवी है का R&D खर्च भारत पूरे राष्ट्रीय R&D बजट से अधिक है, जो कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा में उसके बल का प्रमुख कारण है। एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं हमारे देश के बराबर R&D पे खर्च कर रही है, ठीक है, और हम जो इतनी बड़ी जनसंख्या के धनी हैं उसके बाद हम कहीं ना कहीं GDP मात्र इतना सा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तिनके भर जैसा। तो मूल अर्थ ये है इसका कि अर्थव्यवस्था और तकनीकी दोनों वर्गों में भारत की क्षमता और आकांक्षा है, लेकिन अनुसंधान, निवेश, नवाचार, संस्कृति
और R&D सिस्टम की संरचना में गहरा और औपचारिक संयोजित अंतर है। इस वजह से कहीं ना कहीं देश, जो विकसित देश है, वो कतार में आगे बढ़ने में क्या कर रहा है, बाधा बन रहा है। परेशानियां तो बहुत तरह की हैं, ठीक है, टैलेंट को सही नहीं पहचानना, उसके बाद हम कहें कि ठीक तरीके से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाना, उसके बाद निवेश पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिल पाना, इन कुछ कुछ कारणों की वजह से हम कहीं ना कहीं इन सारे क्षेत्रों में, इनोवेशन में, R&D में, पेटेंट में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं अन्य देशों के मुकाबले, ठीक है। अब इसका संरचनात्मक चुनौतियां क्या है? तो पहली चीज तो हमें ये देखना होगा, खर्च कम है हमारे पास, ठीक है, R&D पे, उस बजट को बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ तक कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच ये प्रतिस्पर्धा घट रही है, बढ़ाओ इसको, क्यों इतना रोक के रखा हुआ है। तो इस निवेश का बड़ा हिस्सा सरकारी सेक्टर के द्वारा किया जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में निवेश सिर्फ कितना है, 36% है। यानी कि इस निवेश का जो बड़ा खर्च है वो कहीं ना कहीं सरकारी सेक्टर पे 63 से 64% किया जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो मात्र वो 36% कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कल को कभी सवाल आता है ऐसा, क्योंकि हमें ऐसा सोचने में लगेगा अमूमन कि भाई R&D पर खर्च तो कहीं ना कहीं निवेश ज़्यादा बढ़ चढ़ के खर्च कर रहा होगा आगे, है ना, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि निजी क्षेत्र जो है हर क्षेत्र में आगे है, ज़्यादा पैसा खर्च भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो R&D में पीछे क्यों हटे। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि R&D में पैसा खर्च करने के मामले में सरकार तो फिर भी बहुत ज़्यादा आगे है, पर लेकिन प्राइवेट सेक्टर जस्ट गवर्नमेंट जितना खर्च करी उसका आधा खर्च कर रही है, ठीक है। तो विकसित देशों में R&D में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 2/3 या उससे अधिक है। तो दूसरा रीज़न हमारे सामने ये लगा कि जो खर्च का मैं कहूँ बंटवारा है सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें आवश्यकता है किस चीज़ को लेकर कि प्राइवेट क्षेत्र भी क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा R&D पर खर्च करें। दूसरी चीज़ है एकेडमिक इंडस्ट्री डिस्कनेक्टेड, शैक्षणिक औद्योगिक दूरी। क्या? विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग की कमी है, शोध अक्सर थ्योरेटिकल रहता है, व्यवहारिक बाजार उपयोग में परिवर्तित नहीं होता, कंपनियां अकादमिक संस्थाओं में अनुप्रयुक्त शोध और समाधान नहीं जोड़ती। अब मेरी बात सुनना जरा, लास्ट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसरो के द्वारा, है ना, ओके, इसरो के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर हम स्पेस लैब बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको एक चीज डिस्कस कराई थी कि हम कहीं ना कहीं टिंकरिंग लैब का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को हम देना चाह रहे हैं स्कूल आदि में, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं आपको जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाए बजाय किसके, थ्योरेटिकल के। ये बात तो आप भी जानते हो, मेरे साथ आप इतने समय से जुड़े हुए हो, जब भी मुझे कभी आपको लगता है कि कोई बात समझाने में मुझे आपको दिक्कत हो रही है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ले लेती हूँ कि आपके और मेरी जीवन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण, ठीक है। अब उदाहरण से क्या होता है कि आपने उदाहरण वो जिए हैं, ठीक है, हमने महसूस किए हैं, हमने आसपास ऐसे लोगों को देखा, उनकी बातें सुनी है, प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरीके से। तो फिर कहीं ना कहीं उसके बाद जो चीज़ें आपके दिमाग में उस उदाहरण के माध्यम ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए थ्योरेटिकल नहीं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, सेम वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। वो क्या आ रही है कि जिस तरीके से अटल टिंकरिंग लैब हैं, ठीक है, स्पेस लैब आदि बनाने का प्रयास जो किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं छात्रों को हम देने की बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की, है ना, कि जब इंसान प्रैक्टिकल करता है तो उसके दिमाग में ज़्यादा चीज़ अच्छे से सेट हो पाती है और आयाम खुलते हैं। साथ ही साथ ये देखना पड़ता है कि कुछ जो कमियां आ रही हैं हमारे इनोवेशन में, उन कमियों को हम प्रैक्टिकल के तौर पर आगे किस तरीके से और हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक तौर पर इस तरह की पढ़ाई ना करवाना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों कहीं ना कहीं, अब किताबें पढ़ पढ़ के आप कितना ही कर लोगे, थ्योरेटिकल ज्ञान कितना ले लोगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ठीक है। ब्रेन ड्रेन की मैं बात करूं तो प्रतिभाओं का पलायन, यानी कि भारत में PhD और इंजीनियर तो हो रहे हैं, लेकिन सर्वोत्तम जो प्रतिभाएं बेहतर संस्थान और करियर के लिए विदेश जा रहे हैं। अब जो लोग पढ़ गए लिख गए भारत में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नौकरी अच्छी के लिए चले गए भारत से बाहर, ओके, वहाँ पे उन देशों के लिए कहीं ना कहीं इनोवेशन कर रहे हैं। भारत को क्या मिला इससे? ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों के पास दिमाग की कमी है, ठीक है, हम कर नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन वही है कि पलायन की जो संख्या है वो बहुत अधिक देख पा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए एक दिक्कत ही आ रही है। दूसरी चीज़ है स्लो ब्यूरोक्रेसी, निराशाजनक परियोजना प्रशासन, यानी कि अनुसंधान परियोजनाएं मंजूरी, धन रिलीज आदि में देरी हो जाती है, इससे दीर्घकालिक अनुसंधान प्रोग्रामों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है हमारे सामने। तो दो तीन पॉइंट देख लिए हमने। पहला पॉइंट था ये
कि वित्त में कमी का मतलब ये हो गया कि निजी क्षेत्र कम निवेश कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र फिर भी ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी कि हम कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल पे कम दे रहे हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी यहाँ से पलायन हो रहा है जो हमारे टैलेंट है उसका। सबसे अंत में देखा था कि ब्यूरोक्रेसी स्लो है, इस वजह से कहीं ना कहीं R&D जो है उस क्षेत्र में कम आगे बढ़ पा रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट तो बहुत कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बिछड़ना, जहाँ हम देख पा रहे हैं इजराइल जैसी कंट्री जो 5% के आसपास अपनी GDP का खर्च कर रही है, वो ज़्यादा इनोवेशन पे ध्यान दे रही होगी। हम तो कहीं ना कहीं 0.6 पर ही हैं अभी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अन्य देशों से तो हम पिछड़ेंगे ही पिछड़ेंगे, ठीक है। अब वो बात अलग है, हमारा ध्यान अब कहीं और जा रहा है, जबकि आज के जो युवा हैं, छात्र हैं, उन्हें हमें इस दौर में आगे लेकर जाना है, इनोवेशन पर, रिसर्च पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इनका हम प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इस तरह का दिमाग उनके अंदर डेवलप करना है। पर ठीक है, कम पेटेंट और नव प्रवर्तन, यानी कि पेटेंट की संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति नवाचार की दर अभी भी बहुत कम है। तो इस प्रति व्यक्ति नवाचार को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी हमारे पास जनसंख्या है ना, कम से कम उस हिसाब से परसेंटेज तो ठीक ठाक निकल कर आए कि लोग बाग कहीं ना कहीं ठीक ठाक तरीके से इनोवेशन कर पाए। पॉजिटिव इसमें क्या है? तो पॉजिटिव ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते खत्म ही है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, नहीं, हम कहेंगे बढ़ रहा है। R&D व्यय दर वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, ठीक है। पर यह एक सकारात्मक संकेत है। पर लेकिन जितना ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं हम खर्च। पर पहले के मुकाबले परिस्थिति देखी जाए तो ओके है, ठीक है। पेटेंट अभी 2020-21 में लगभग 24,326 से बढ़कर 68,000 तक ये पहुंच गया, यानी घरेलू नवाचार वृद्धि का ये जो कहीं ना कहीं संकेत है वो हमें देखने को मिल रहा है। सरकार की पहल और स्किलिंग मिशन की हम बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन RDI फंड के तहत 1 लाख करोड़ का बड़ा निवेश किया, जिससे प्राइवेट लीडेड नवाचार को क्या मिला है, कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने भी कहीं ना कहीं ऐसा किया, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने है। नकारात्मक तो खैर देख ही रहे हैं हम कि निम्न निजी क्षेत्र का निवेश है ना, 2/3 भी नहीं है, ओके। तो उससे हमें परसेंटेज को बढ़ाना है निजी क्षेत्र को लेकर। दूसरी चीज इसमें यह है कि हम कहीं ना कहीं बात करें अकादमिक शोध का बाजार अनुकूलन नहीं होता, यानी कि शोध और उद्योग के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यंत्रणाएं कमजोर हैं। भाई जब तक लोगों की इनोवेशन को हम उजागर नहीं करेंगे सबके सामने, ठीक है, मान लो आपने कोई एक बेहतर इनोवेशन किया, ठीक है, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, आपके इनोवेशन को रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिल रहा लोगों के द्वारा, तो एक समय बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरे इनोवेशन के बारे में, तो वो मदद कैसे करेगा मार्केट में जाकर उनकी। तो ये जो बात करूं मैं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, ठीक है, जो कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी को हमको हमें मजबूत करना पड़ेगा। सरकार करे इसके लिए कुछ ना कुछ, हर साल कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इनोवेशन किए, जैसे कि हम बात करें ना किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि की, हमने बात की थी कि क्षेत्रों से देखा कि किन किन लोगों ने अच्छे साहित्य लिखे हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो यही एक तरीका हो सकता है लोगों को प्रोत्साहित करने का कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं कि उनको एक मंच पर बुलाएं, उनके इनोवेशन के बारे में लोगों को बताएं, उन्हें पुरस्कृत करें, तो इससे लोग और ज़्यादा प्रमोट होंगे, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। करना क्या चाहिए? करना चाहिए R&D GDP में कम से कम 2% तक निवेश को बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन किया जाए और नेशनल मिशन पर ध्यान दिया जाए, सेमीकंडक्टर पर, AI कंप्यूटिंग पर, विज्ञान सामग्री पर, ग्रीन ऊर्जा पर, ठीक है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर जो लोगों को आपस में बांटने का बात करे, बल्कि हमें ध्यान देना है इस चीज पर, ठीक है, ध्यान दो। ये जुड़ेगा आपके GS पेपर 3 में, किस कहाँ पर? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारत की विश्व शक्ति बनने की आकांक्षा और उनका अनुसंधान विकास ढांचा एक दूसरे से मेल नहीं खाते। उपयुक्त आंकड़ों के साथ इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। 250 शब्द यानी कि 15 अंक। अब तुम मुझे बता दो, इतनी आसान तरीके से आपको समझा दिया जाता है ये एडिटोरियल, लिख लोगे ना प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर तो आलोचनात्मक मतलब वही कि नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पॉजिटिव जो मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल एज इट इज आप लिख सकते हो। पॉजिटिव में वही कि भाई इनोवेशन पहले से मुकाबले बजट के तौर पर भी ज़्यादा बढ़ा है, पेटेंट भी बढ़े हैं, लोग कहीं ना कहीं अवेयर भी हो रहे हैं, पर लेकिन उतने नहीं जितना होना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे सभी लोग। चलो लास्ट आर्टिकल पे चढ़ते हैं। जुड़ी हुई सभ्यताएं और एक आधुनिक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, मतलब क्या है कि भविष्य पे जाने से पहले हम थोड़ा भूतकाल में चल के देखते हैं कि कोई भी जो देश हैं उनके भूतकाल में किस तरीके के संबंध थे, ठीक है, सांस्कृतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, अन्य अन्य तौर पर हम देख पा रहे हैं कि उनके संबंध जो है बेहतर ही होंगे। वर्तमान की बात करें तो हम कहीं ना कहीं समझौते कर रहे हैं ताकि उन देशों के साथ भविष्य को और ज़्यादा क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ठीक है। इसी आधार पर, इसी बेस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत और ईरान के बारे में, ठीक है।
भारत और ईरान के संबंध केवल कूटनीतिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन रिलेशंस की, संबंधों की, ठीक है। लेख ऐसे समय में आया जब वैश्विक व्यवस्था यानी कि मल्टीपोलर हो रही है, पश्चिम एशिया अस्थिर है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी और रणनीति स्वायत्ता पर जोर दे रहा है, ठीक है। देखो ईरान की मैं अगर आपको बात करूं तो पिछले दो तीन एडिटोरियल थे ईरान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। चाहे मैं ये कहूं कि अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देना, अगर आप लोगों को ये वाला एडिटोरियल याद हो तो, ठीक है, और उसका थोड़ा बहुत प्रभाव जो है भारत के ऊपर भी पड़ना, क्यों? क्योंकि भारत के द्वारा निर्मित चबहार पोर्ट जो है वो कहाँ है, वो यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, ईरान में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम अगर बात करें कि सही कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, एक संपर्कता अन्य देशों से साथ जोड़ने के लिए ईरान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं निभाता है। ये तो हम बात कर रहे हैं आज की। ऐतिहासिक के तौर पर भी देखा जाए तो भारत और ईरान के संबंध भी पुराने हैं। वो कैसे? सभ्यता का जुड़ाव है हमारे और ईरान के मध्य। ये रिश्ता जो है आधुनिक राष्ट्र राज्यों से बहुत पहले का है। आर्य सभ्यता की हम बात कर रहे हैं इसमें, कि एक समूह जो कहीं ना कहीं ईरानी पठार और दूसरा समूह सिंधु गंगा मैदान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में इसके बारे में कि व्यापारिक संबंध ईरान से हमारे शुरू से बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया, ईरान न्यूक्लियर पॉलिसी। अब भाषाई व धार्मिक सभ्यताओं की हम बात करें तो ऋग्वेद है, ठीक है, अवेस्ता में वैचारिक समय है, समान मिथक है, देव कल्पना है, और विश्व दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दो देश अपने आप के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फारसी भाषा और भारत की हम बात करें तो फारसी सदियों तक भारत की प्रशासनिक भाषा, कूटनीतिक साहित्य की भाषा रही है। भारत में विकसित हुआ है सबके, एक इंडियन स्टाइल का है ये, माफ करना, सबक ए हिंदी, यानी कि फारसी साहित्य की एक विशिष्ट शैली है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं भारत में इसका इंडियन स्टाइल से कहीं ना कहीं देखा गया है। इसके प्रमुख व्यक्तित्व की हम बात करें तो मिर्ज़ा अब्दुल है, कादिर बेदिल दहलवी है। तो इंडो पर्शियन इस साहित्य के जो महान कवि हैं, इनकी सांस्कृतिक स्मृति आज भी सॉफ्ट पावर और आपसी सभ्यता का आधार है ना। सॉफ्ट पावर आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जब हम बात करें दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए हम सांस्कृतिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ओके, तो उसको हम कह रहे हैं सॉफ्ट पावर। इस पूरे एडिटोरियल का मतलब ये निकल कर आ रहा है कि इतिहास और संस्कृति केवल भावनात्मक पूंजी है, आधुनिक साझेदारी के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा आयाम आवश्यक है। पुराने जमाने में जब लोग एक दूसरे देशों के साथ संबंध रखते थे व्यापारिक, देखो सामान का लेन देन तो करते ही करते थे, ठीक है, साथ ही साथ अन्य देशों से बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास करते थे, ठीक है, चाहे हम बात करें उनके खान पान की, रहन सहन की, भाषाओं की, उनके साहित्य की, हर तरीके से जुड़ने का प्रयास करते थे। पर आज की जो हम बात कर रहे हैं, आज की जो आधुनिक साझेदारी है वो केंद्रित हो चुकी है रणनीतिक, आर्थिक और इन सुरक्षाओं पर। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़कर देखेंगे तो हम जाएंगे सॉफ्ट पावर पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जितना दो देश सॉफ्ट पावर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इन सारे जो आयाम इनसे भी जुड़ेंगे ऐसा नहीं है, पर लेकिन सॉफ्ट पावर से जो कनेक्टिविटी बनेगी वो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब भारत ईरान संबंध अभी तक की हम बात करें तो एनर्जी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पर आधारित इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की क्षमता ये रख रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो भारत पर प्रभाव ये है कि ऊर्जा आपूर्ति में विविधता है, मध्य एशिया, रूस तक रणनीति पहुंच है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्या कर रहे हैं, हम बल दे रहे हैं। वही हम बात करें क्षेत्रीय प्रभाव की तो पश्चिमी एशिया में संतुलन बना हुआ है, यूरेशियन कनेक्टिविटी मजबूत मिल रही है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्या कर रहा है, एक समर्थन के तौर पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब एक चीज और है यहाँ पर, चुनौतियां पर, लेकिन ये तो अच्छी चीजें हो गई। चुनौतियां ये थर्ड पार्टी परस्यू, यानी विशेषकर अमेरिका के प्रतिबंध, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो ये सैंक्शन ऑन अमेरिका, ठीक है। अब ये जो सैंक्शन है अमेरिका के द्वारा ईरान पर जो लगाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, अब संरचनाएं बनी हुई हैं। सैंक्शन लगेंगे तो हमारी इन परियोजनाओं पर भी लगेंगे और इससे कहीं ना कहीं जो बाधा है वो हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। यानी कि प्रभाव की हम बात करें तो ऊर्जा व्यापार में बाधा, वित्तीय लेन देन में कठिनाई जो है वो सामने आ सकती है। फाइनेंशियल कंट्रेंट्स की हम बात करें तो डॉलर आधारित सिस्टम पर निर्भरता, वैकल्पिक भुगतान तंत्र में कमी, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक वॉलेटिलिटी की हम बात करें तो पश्चिमी एशिया में जो अस्थिरता है अभी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। ओके, करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए हमें, आगे की राय ये है, फाइनेंशियल इनोवेशन करें, हम लोकल करेंसी ट्रेड करें, ठीक है। अब ये जो बहुत प्रचलित है, ये चर्चा में है, ठीक है, कि लोकल करेंसी में हम ट्रेड करें, अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म लेकर आएँ,
साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो तेल से आगे बढ़कर हम आईटी, सुरक्षा और स्टार्टअप्स का भी सहयोग ले सकते हैं और दे सकते हैं। दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की हम बात करें तो नियमित स्ट्रैटेजिक डायलॉग, थिंक टैंक, एकेडमिक एक्सचेंज, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम इन दो देशों के मध्य और अपने संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक एडिटोरियल भारत और ईरान के मध्य। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो समझो जरा एक प्रश्न को, जीएस पेपर 2 में आएगा ये आपके आईआर में। प्रश्न ये है कि भारत ईरान संबंध केवल कूटनीतिक बल्कि सभ्यतागत है। इस आलोक में भारत और ईरान संबंधों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समकालीन आयोग की विवेचना करनी है। जो भी कुछ अभी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आप इसमें लिख सकते हो। 15 अंक का आपका ये प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, मैं समझ सकती हूँ कि जो पढ़ने का फ्लो है वो थोड़ा सा टूट जाता है, लेकिन हमारे साइड से कोशिश करी गई है कि आपको जल्दी से जल्दी क्लास मिल जाए दोबारा से, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, गुड मॉर्निंग पूनम। चलिए, अभी आपके लोगों के जो भी कोई सवाल हैं एक बार अपने सवाल आप रख सकते हैं।